हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक दूसरे से रूबरू हैं। आई होप आपने इधर क्वांटम नंबर्स के ऊपर जो लेक्चर्स थे वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे और जो डाउट्स आप मुझे ईमेल्स पे पूछ रहे हैं मैं सबको केटर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और आपको मैं सेटिस्फाई भी कर रहा हूं अपने आंसर्स से। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम क्वांटम नंबर्स के एक और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने जो ऑफबाउ प्रिंसिपल आपको समझाया था, उस प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि उसका एप्लीकेशन मेजरली किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने में जाता है और जिसकी वजह से उसका प्लेसमेंट भी पीरियोडिक टेबल में डिसाइड होता है। तो आज हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना कैसे है। क्लास 10 तक आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते थे वो शेल वाइज लिखते थे या ऑर्बिट वाइज लिखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम का लिखेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11 और 11 को आपने लिखने का तरीका था 281, जिसका मतलब यह था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह था। अब जब हमने वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा है तो इसके हिसाब से या क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम जब इसी चीज को फर्दर सेग्रीगेट करेंगे तो वो ऑर्बिटल के पर्सपेक्टिव में होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अभी मैं इसको हटा रहा हूं और क्लास 11 के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीरियोडिक टेबल के पहले एलिमेंट यानी हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो फर्स्ट शेल में आपको यह बात पता है कि एक ही टाइप का ऑर्बिटल होता है जो है s ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे जो लिखने का तरीका है वो लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप शेल नंबर लिखेंगे। तो शेल नंबर है 1। उस शेल नंबर में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा आता है, हमेशा सीक्वेंस क्या रहेगा, एस पी डी एफ। तो सबसे पहला ऑर्बिटल क्या रहेगा, एस। तो आपने ऑर्बिटल लिख दिया और फिर इसके बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है यहां ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1s1। फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह है। अब अगले पे आते हैं, हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका हो जाएगा 1s2। अब इसको समझिए क्यों हमने 2 लिखा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो एस ऑर्बिटल में आ सकते हैं वो है 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल एक ही होता है और उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए हमने यहां पे 1s2 लिख दिया। यानी फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आइए तीसरे एलिमेंट पे, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 में अब यहां पे आप 1s3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 और इसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा, ऑफबाउ प्रिंसिपल, 1s के बाद क्या आता है, 2s। तो आप इसको लिखेंगे 2s1। टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस चीज को आपको याद करिए, जब आप क्लास 10 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो आप लिथियम के लिए क्या लिखते हैं, 2,1। ये 2,1 कहां दिख रहा है, ये देखिए, ये यहां पे 2 है और ये यहां पे 1 है। यही चीज आप इस तरह से लिखते थे, ठीक है। अब आइए, तो इसको यहां पे छोड़ दिया। अब अगला देखिए, अब आता है इसके बाद बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स
2 भर सकते हैं, 4 हो गया क्लास 10 के हिसाब से 2,2। ठीक है, अब आइए बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2, 2s के बाद क्या आता है 2p, तो 2p पे आइए 2p1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5। इसके बाद कार्बन 6, देखते जाइए क्या लिख रहे हैं। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं पहले ये बताइए, 3। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने आएंगे 6, यानी 6। तो आप यहां पे तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक 2p 6 नहीं हो जाता है। तो अब कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन 7, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। इसके बाद ऑक्सीजन 8, इसमें आएगा 1s2 2s2 2p4। इसके बाद आपका आता है फ्लोरीन, इसका आएगा 1s2 2s2 2p5। और उसके बाद आता है नियॉन, जिसका आएगा 1s2 2s2 2p6। अब आपने नियॉन की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो किस टाइप की गैस है, इट्स एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हैज व्हाट प्रॉपर्टी, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। चेक, 1s all orbitals are filled up, 2s all orbitals are filled up, 2p all orbitals are filled up। 6 हो गए ना, p ऑर्बिटल भर गया, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब ये इनर्ट गैस है। ठीक है, रिलेट करते जाइए इसी चीज को, कैसे क्या है। जब आप नियॉन का क्लास 10 के हिसाब से लिखते थे तो क्लास 10 के हिसाब से आप क्या लिखते थे 2,8। अब 2,8 कैसे लिखते थे, ये 2 यहां से आया और ये 8 कहां से आया, टोटल सेकेंड शेल के आप इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे। तो सेकेंड शेल में 2s में कितने 2, 2p में कितने 6, 2 + 6 8, तो 2 and 8 ये इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, तो ये पहले 10 एलिमेंट्स का हो गया। अब अगले 10 का, क्लास 11th में आपको एटॉमिक नंबर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद भी होनी चाहिए और उसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो भी मालूम होने चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो अब अगले 10 एलिमेंट्स अगर हम देखते हैं तो वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो है आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ये तो नियॉन का था, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो यहां पे 2p भर गया। 2p के बाद क्या आता है वो प्रिंसिपल के हिसाब से 3s, तो यहां पे आप लिखेंगे 3s1। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। अगेन ये भर गया s। ठीक है, अच्छा इसी चीज को अगर आपको दोबारा रिप्रेजेंट करना है तो यहां तक, अभी हमने नियॉन के लिए लिखा था तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां हमने नियॉन लिखा और यहां हमने 3s1 लिख दिया। ठीक है, यहां जैसे हम नियॉन लिखेंगे इसका मतलब वो अंडरस्टूड है, उसके अंदर 1s2 2s2 2p6 है और उसके बाद 3s2 है। जैसे इस केस में 3s2 है चूंकि मैग्नीशियम का था तो ये 3s2 हो जाएगा। ठीक है, तो नियॉन प्लस 3s2। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने का ये तरीका भी है। ठीक, अब आते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम का 13 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो भरा ही था। अब क्या आता है 3s के बाद 3p। ठीक है, अब आएगा 3p1। अब p कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से अकोमोडेट कर सकता है 6। बढ़ते जाइए, सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसके बाद फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फिर सल्फर का 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सल्फर के बाद आपका क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5।
5, फिर उसके बाद आर्गन, फिर से इनर्ट गैस आ गई 18, फिर ऑब्जर्व करिएगा, देखिए क्या लिख रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगेन थर्ड शेल में जो ऑर्बिटल था p वो भी भर गया, यानी अगेन ये इनर्ट गैस है। देख लीजिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, आर्गन के लिए आप क्लास 10 तक क्या लिखते थे, 288, 2 टोटल सेकेंड शेल में 8, टोटल थर्ड शेल में 8। ठीक है, तो थर्ड शेल में आपका टोटल 8 है, इस तरह से। तो यहां तक आपका 18 तक, 18 तक एटॉमिक नंबर तक आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 3p भर गया है। 3p के बाद क्या आना था, 3d या 4s? 4s आना था, यहां से चेंज हो रहा था मैटर। तो अब हम आगे जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें 4s को अंदर लिखेंगे। देखिए, तो ये आपने नोट कर लिया आई होप। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं आपका पोटेशियम पे। पोटेशियम का 19 का है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, अब आएगा 4s, 3d नहीं आता है, 4s आता है, तो 4s1। अगेन अगर आपको इसको कंडेंस्ड फॉर्मेट में लिखना है तो आप यहां पे लिख सकते हैं आर्गन, और यहां लिख सकते हैं 4s1, तो ये कंडेंस्ड फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो कंडेंस्ड फॉर्मेट वगैरह है ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए ठीक है, क्योंकि वहां टाइम नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कहीं अपने मैनुअल एग्जाम्स लिख रहे हैं जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव रहना है, कोशिश करिएगा कि आप इसको इसी तरह से लिखें। ठीक है, इस तरह से आप भी कंफ्यूज कम होंगे और चीजें भी सही ढंग से पेपर में लिखी जा सकती हैं। तो ये एक तरीका है। और उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम याद करिए क्या लिखते थे, 2882, 2882, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अब जो हम कॉन्फ़िगरेशंस लिखने वाले हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस आपने आज से पहले नहीं पढ़े हैं, इसलिए इन पे खास ध्यान दीजिएगा और इनमें जो वेरिएशंस है उस पे खास ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने 10 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पे एक नया ऑर्बिटल आ जाएगा जो कि है डी ऑर्बिटल। अब देखिए, आपका कैल्शियम तक था आर्गन 4s2, ये कैल्शियम था। ठीक है, अब आप इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे डी ऑर्बिटल, तो यहां पे आएगा 3d1। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 ओरिएंटेशंस हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं, 10। तो इसका मतलब हम यहां पे 3d1 से 3d10 लिखेंगे। ठीक है, और यही 10 एलिमेंट्स है जो यहां पे हमने मेंशन किए। तो अगला क्या है, 22 आर्गन 4s2, 3d2, लिखते जाएंगे ऐसे ही। 23 आर्गन 4s2, 3d3, इसके बाद 24 आर्गन 4s2, 3d4, उसके बाद 25 आर्गन 4s2, 3d5, 26 आर्गन 4s2, 3d6, 27 आर्गन 4s2, 3d7, निकल 28 आर्गन 4s2, 3d8, कॉपर 29 आर्गन 4s2, 3d9, और जिंक 30 में आपका आएगा आर्गन 4s2, 3d10। यहां तक समझ में आ गया, वेरी सिंपल। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां से लेकर यहां तक 10 आ गया। अब पॉइंट टू बी नोटेड स्पेसिफिकली, क्रोमियम एंड कॉपर,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा है वो एक्चुअल केस में नहीं होता है। क्या चेंजेस होते हैं वो देखिए। क्रोमियम के केस में हमने लिखा है 4s2 3d4, ये ना होके ये हो जाता है 4s1 3d5, ये नहीं रहता है। सिमिलरली कॉपर के केस में ये 4s2 3d9 के बजाय 4s1 3d10 होता है। अब ये क्यों हो जाता है? बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन क्रोमियम और कॉपर का इस केस में ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक फंडा होता है जो हम लोग अगेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फिर से पढ़ेंगे, उस चीज को समझेंगे। यहां के लिए आप ये चीज ध्यान रखिए कि क्रोमियम एंड कॉपर में यहां d ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और यहां पे d ऑर्बिटल एग्जैक्टली फुल फिल्ड है। हाफ फिल्ड क्यों है? क्योंकि 10 का आधा 5 होता है, ठीक है, और ये फुल फिल्ड है क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहां पे एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स में जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है या एग्जैक्टली फुल फिल्ड है तो एटम ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 3d5 और 4s1 3d10 सिर्फ इसलिए है बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड एग्जैक्टली फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल, ठीक है। अब बाकी केसेस में आप कहेंगे कि बाकी केसेस में क्यों नहीं हो रहा है? तो बाकी केसेस में अगर आप बाकी नोटिस करें तो कहीं पे भी d ऑर्बिटल जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नहीं हो पाएगा अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, और 4s और 3d के बीच में ही इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज हो सकता है। आगे के ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि 4s और 3d ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत छोटा होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट यहां पे ये है जो मैंने अभी आपको बताया। जो सेकेंड फंडा है इसका कि क्रोमियम और कॉपर की स्टेबिलिटी क्यों होती है, वो एक और कारण से होती है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी क्या चीज है? देखिए, जब हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं तो शुरू में तो आर्गन है, उसके बाद आपका है 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं क्रोमियम का 3d ऑर्बिटल पुराने कॉन्फ़िगरेशन से बनाऊं तो पुराने कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3 4 एंड 5 देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, 3d orbital, right? Now if we have to calculate the number of exchanges, so now see, this electron can exchange with this, it can exchange with this, and it can exchange with this. This electron can exchange with this and it can also exchange with this, and this electron can exchange only with this. So total number of exchanges will become 3 plus 2 plus 1, which is equal to 6. So there are 6 exchanges. Okay. In case of 3d5, 1 2 3 4 and 5, if there are 5 electrons, then this will exchange with this, this and this. This will exchange with this and this. Then this will exchange with this and this. This will exchange with this. So total number of exchanges is 4 plus 3 plus 2 plus 1, which is equal to 10. So here in this case, since 3d5 configuration has more number of exchanges, therefore this is more stable. See, number of exchanges is 10. Here number of exchanges is 6. So more exchange energy, greater is the stability. So that is why chromium is more stable in this manner. I hope this is clear. ठीक है? So
दिस इज वेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाई डू यू रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या किया था आपने क्लास 10 में? जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, उसके बाद आपने क्या चैप्टर पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा था। ये जितनी चीजें हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो सब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां से केमिस्ट्री के एक्चुअल बेसिक स्टार्ट होते हैं हायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इस चीज को समझिए, रिवाइज करिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको कम से कम 5 बार घर पे लिख के एक बार रिवाइज करिएगा उसको। ठीक है, कम से कम 5 बार, तभी आपको जाके वो मेमोराइज होगा। ठीक है, इस लेक्चर में कोई भी डाउट्स है, मेरा ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, तुरंत आप देखिएगा, समझिएगा। कोई डाउट है मुझे आप ईमेल करिएगा। एंड फिर से याद दिला दूं, ऑनलाइन लेक्चर्स कस्टमाइज्ड आपको बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए अगर चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी. I will definitely help you with those lectures. Okay, so till then, bye bye.